नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है थमा चुनावी शोर, बूथ मैनेजमेंट पर जोर। जी हां, दतिया में चुनावी शोर थम चुका है और अब बूथ मैनेजमेंट पर दोनों दलों का फोकस है। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव प्रचार किसका बेहतर रहा, बीजेपी या कांग्रेस। देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा चुनाव बूथ और डैमेज कंट्रोल पर केंद्रित रखा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद पैदा हुई नाराजगी को शांत करने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया। वहीं कांग्रेस ने भी दतिया को प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया, लेकिन प्रचार के दौरान गुटबाजी की चर्चा, अवधेश नायक की नाराजगी और राजेंद्र भारती की सीमित सक्रियता जैसे सवाल भी उसके साथ चलते रहे। कुल मिलाकर अब 30 जुलाई को जनता फैसला करने जा रही है। लेकिन अब सवाल बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति को लेकर उठ रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया का चुनावी शो अब थम चुका है। मंच खाली हो गए, लाउडस्पीकर शांत हो गए, लेकिन सियासी बिसात पर चली गई चालों का हिसाब अब जनता करेगी। मंगलवार शाम 5 बजे प्रचार थम गया। इस उपचुनाव में दोनों दलों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग, पैसे बांटने, वोट खरीदने, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए और जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार प्रचार किया। लेकिन प्रचार के बीच पार्टी की अंदरूनी खींचतान भी चर्चा में रही। टिकट के प्रमुख दावेदार अवधेश नायक पहले नाराज दिखे। इसी तरह पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सक्रियता भी अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखी। अब इसे लेकर पूरे चुनाव में राजनीतिक चर्चाएं चलती रही। हालांकि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ स्तर पर सक्रिय रहने, घर घर संपर्क और स्थानीय समीकरण साधने की जिम्मेदारी दी और माइक्रो मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया। मुद्दे हैं, महंगाई है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अराजकता है, कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति है। वैसे भी कांग्रेस के 5 साल का जनादेश मिला था, अभी तो 2.5 साल खत्म हो गए। वैसे भी कांग्रेस का समय बचा हुआ है, जो जनता ने जो हमें मैंडेट दिया था उसके हिसाब से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हो रहा। जीतू पटवारी जी ने 250 पोलिंग बूथों का दौरा किया, अविराम परिश्रम किया, किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा मेहनत की है। रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने चुनाव को पूरी तरह संगठन के हवाले कर दिया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद पैदा हुई नाराजगी को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती थी। पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए खुद नरोत्तम मिश्रा को प्रचार में उतारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने लगातार सभाएं की। 8 मंत्रियों सहित वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर हर शक्ति केंद्र पर प्रभारी और संगठनकर्ता नियुक्त किए गए, जिन्हें 4 से 6 बूथों की जिम्मेदारी दी गई ताकि बूथ मैनेजमेंट और मतदाता संपर्क में कोई कमी न रहे। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विकास के नाम पर वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 साल में विकास नहीं हुआ और जो पिछले 15 साल में विकास हुआ, उसका कंपैरिजन जनता के बीच में लेके गई है। और अगले 2.5 साल जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी हमारे मोहन यादव जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो अगले 2.5 साल हम दतिया का रुका हुआ विकास करें और दतिया को हर क्षेत्र में आगे करें। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। कुल मिलाकर अब न कोई सभा होगी, न कोई रोड शो, न कोई नया आरोप। अब फैसला दतिया की जनता करेगी। लिहाजा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट और डैमेज कंट्रोल काम आएगा या कांग्रेस का आक्रामक प्रचार और सत्ता विरोधी नैरेटिव असर दिखाएगा। खैर, इन सवालों के जवाब तो अब 3 अगस्त को आने वाले नतीजों के बाद ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या प्रदेश भर से मैदान में उतारे गए कांग्रेस के बड़े नेता बूथ मजबूत कर पाए? दूसरा सवाल, क्या नरोत्तम को आगे कर बीजेपी उनकी नाराजगी को दूर कर पाई? तीसरा सवाल, क्या चेहरे और साख की लड़ाई में असल मुद्दे पीछे रह गए?
इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर के पास आपको लिए चलते हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की नब्ज टटोली और राजनेताओं से बात की। चलिए जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। प्रकाश जी। देखिए ब्रजेश, दतिया का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस को ये सीट बचाना है क्योंकि ये सीट 2023 में कांग्रेस ने जीती थी, और बीजेपी को ये सीट जीतना है। बीजेपी सरकार में है, उसका बहुत मजबूत संगठन है, तो उसके लिए अपने आप में एक प्रतिष्ठा है, और इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा है, जो पिछले 3 बार से लगातार दतिया में विधायक थे। दतिया सीट आमतौर पे वैसे भी कांग्रेस के पक्ष की रही है। नरोत्तम मिश्रा ने लगातार जो 3 चुनाव यहाँ जीते, उनका कोई मार्जिन ऐसा बहुत बड़ा नहीं था। कभी वो 2500 वोटों से जीते, मैक्सिमम 7-7.5 हजार वोटों से वो चुनाव जीते हैं, और ये सीट उसके पहले कांग्रेस के पास रही है। तो गाये बगाए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, संगठन को पूरा सक्रिय किया है। संगठन के सारे बड़े नेता, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रभारी, बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सक्रिय हैं। आज तमाम समीकरणों को ध्यान में रख के सक्रिय हैं। चुनाव का जो प्रभारी बनाया नारायण सिंह कुशवाहा को बनाया, जो कि कुशवाहा समाज के काफी सारे वोट हैं, यादव समाज के वोट हैं, तो मुख्यमंत्री खुद यादव हैं। एक दामोदर यादव भी तीसरे उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर मैदान में है। वो कांग्रेस ने भी बहुत ही व्यवस्थित संरचना की है, जो बताई गई है कि उन्होंने उसको पूरे विधानसभा क्षेत्र को 8 सेक्टर में बांटा है, और 8 सेक्टर का 6-6 बूथ का एक क्लस्टर बनाया है। तो इस तरह से उन्होंने पूरी संरचना की है। प्रदेश भर के कांग्रेस के विधायक, जो 60 से कांग्रेस के विधायक हैं, का दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिद्धार्थ, सभी लोग वहां पे पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, और चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। अब आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है जी। तो चुनाव में जितनी भी बातें थी, घनश्याम सिंह दतिया के महाराजा हैं, वहां पे उनका महल भी है, वहीं के रहने वाले भी हैं, लेकिन लंबे समय से वो दतिया से बाहर थे। वो भांडे सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, सेवड़ा या भांडे सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा जी। और अब वो वापस लौटे हैं दतिया में। तो राजेंद्र भारती प्रचार में सक्रिय नहीं है। वहां पे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे, जिनकी ये सीट कांग्रेस ने कोर्ट के निर्देश पे पाई है। दूसरे जो अवधेश नायक, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के चेहरे थे, वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद उनको 2 बार टिकट नहीं मिला, 23 में भी टिकट नहीं मिला और अभी भी टिकट नहीं मिला। उसकी नाराजगी उन्होंने खुल के व्यक्त की है। आखिरी समय पे वो शायद कुछ सक्रिय हुए हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं थे। तो लोकल चेहरे ये थे कांग्रेस के, लेकिन जो बाकी लोग हैं कांग्रेस के, वो सब लगभग बाहर के हैं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने मेरे से कहा था कि यहाँ पर हम लोकल कार्यकर्ताओं को आगे रख के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। अब अगर इस तरह से प्रचार हो रहा है वास्तव में, तो कांग्रेस की अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ता पिछले 15 सालों में दतिया में कितने हैं, ये एक अलग सवाल है। तो मुझे लगता है बहुत ही निर्णायक चुनाव है, और दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी के लिए वैसे तो खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की थी, लेकिन यूं खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उसने टिकट बदला है, परिणाम भी अब उसके लिए अपेक्षित आता है या नहीं आता है, ये उसकी चुनौती है। उस चुनौती को वो कैसे पार पाएगी कि जिस दिन चुनाव का बूथ मैनेजमेंट पर दोनों का जोर रहा। जो असल मुद्दे हैं क्षेत्र के, उन पर जनता की क्या कहना है? बूथ मैनेजमेंट पे दोनों का बहुत जोर रहा। कांग्रेस ने भी बहुत पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस के नेताओं को मैंने वहां पे देखा घूमते हुए। जयवर्धन सिंह से मेरी बात हुई थी वहां पे, और तमाम सारे लोग, जो पंकज उपाध्याय हैं, जो महेश परमार हैं, इन लोगों से मेरी बात हुई थी, तो बड़े आश्वस्त थे और जो ताकत लगाई। लेकिन उनको एक आशंका जो जाहिर करते हैं कि सरकार है, सत्ता पक्ष है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक हार का डर भी है। हालांकि ऐसा नहीं है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने पिछले रिजिम में दमोह सीट उपचुनाव जीता था, फिर विजयपुर का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता था, रामनिवास रावत जिसमें हारे थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बेईमानी होती। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस कितनी ताकत लगाती है और जनता कितना समर्थन करती है।
जी। दूसरी बात, बीजेपी कितनी ताकत लगाती है और जनता उसको कितना समर्थन करती है। कई लोगों का वहाँ पे ये मानना है कि सरकार के साथ रहते तो शायद फायदा होता, जी। क्योंकि दतिया में पिछले 15 साल में काफी सारा विकास हुआ है। लोगों को दिखता है, लोगों ने देखा है। तो बहुत सारे तबका ये भी है जो मानता है कि उसे सरकार के साथ रहना चाहिए, लेकिन वहाँ के जातिगत समीकरण, यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, इसे अलग अलग तरह से बटे हैं। तो वो किस तरह से वोट डालते हैं, ठीक। जाति के आधार पे वोट डालते हैं या पार्टी के आधार पे वोट डालते हैं। दूसरी बात, जो जेएनजी आंदोलन हुआ तो युवा भी वहाँ पे काफी है, उस युवा का व्यवहार क्या होता है ये भी दतिया चुनाव में समझ में आएगा। क्योंकि ठीक है कांग्रेस की भी लीड कोई बहुत बड़ी ज्यादा पूरी नहीं रही है, जी। तो बहुत टफ फाइट रहती है, क्लोज फाइट रहती है। अब इसमें कौन जीतता है ये 30 तारीख को जब मतदान होगा और नतीजे जब 3 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, 3 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन बघेल, कांग्रेस नेता यशवंत सिंह चंदेल और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सचिन जी आप ही से करते हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी दूर कर पाए, क्योंकि केंद्र में आपने रखा उनको, हर चुनाव में हर मंच पर वो आगे थे, और अभी आपने प्रकाश जी को भी सुना ग्राउंड जीरो से, बड़ा कड़ा मुकाबला है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, कार्यकर्ता का अभ्यास होता है कि वो अपने लिए नहीं, कमल के फूल के लिए लड़ता है। तो इसलिए जितने भी मंच पे गए आप देखिए, कहीं भी उनके समर्पण, उनकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं थी, और वो पूरी ताकत के साथ लगे, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को, उनके अनुभव, उनके समर्पण और जो उनका जो स्थानीय उनका अनुभव था, स्थानीय स्तर पर काम करने का, उनका जो कार्यकर्ताओं का संपर्क था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरा वहाँ हमारे जो उम्मीदवार उनको पूरा मिलने वाला और आज मिल भी रहा है हमको। तो इसलिए ये कहना कि नरोत्तम जी मिश्रा सारे मंचों पे तो रह नहीं था, वो हमारे मंच कार्यकर्ता है, तो इसलिए उसका पूरा लाभ उनको मिलने वाला है और ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी के बारे में, आपके संगठन के बारे में जाना जाता है कि बूथ मैनेजमेंट करती है, इस बार कांग्रेस भी उसी तर्ज पर काम कर रही है। 8 सेक्टर में बांटा है उन्होंने, और विधायकों को लगाया, युवाओं को लगाया। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन अगर वो हमारा अनुसरण करने की कोशिश कर रही तो अच्छी बात है। लेकिन विरोधी की रणनीति देखकर रणनीति तो बदलना पड़ती है ना बघेल साहब, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे आप कि जो चाहे वो करें। रणनीति यहाँ आपके सामने टीवी बताने के लिए नहीं है ना कि रणनीति क्या है। तो चुनाव के जितना वरिष्ठ अधिकारी लोग, वरिष्ठ पदाधिकारी और चुनाव के अंदर जो पार्टी के लोग लगे हुए वहां पर स्थानीय स्तर, जमीनी स्तर पर हमारी पन्ना प्रमुख बूथ स्तर की इकाइयां हैं, और जो हमारा जो संगठन नीचे तक और नीचे तक एक कार्यकर्ता तक जो संगठन है हमारा, वो सक्रिय, वो काम कर रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस अनुसरण कर रही है, तो कांग्रेस को अनुसरण करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो हमारी नकल कर पाएगी पूरी तरह से। लेकिन उस सीट का नेचर रहा है ना, कांग्रेस की सीट रही है, नेचर कांग्रेस का रहा है उस पर। देखिए, कांग्रेस नेचर कैसा भी रहा हो, देखिए हम जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरा संगठन लड़ता है, और ये कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये व्यक्ति, जैसे कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति का चुनाव हो सकता है, क्योंकि वहाँ हमेशा व्यक्ति ही आगे होता है, संगठन की नजर नहीं आता वहाँ पे। इस बार अगर वो आपके माध्यम से पता लग रहा है कि उन्होंने कुछ कोशिश या प्रयत्न किया है तो अच्छी बात है, अगर इस प्रकार का कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, संगठन है, व्यक्ति जो है, संगठन आगे और व्यक्ति उसके पीछे है। तो कुल मिलाकर के आपको कमल का फूल आगे भी दिखाई देगा, उसी ओर हम लोग जाने वाले हैं। और हमारी रणनीति भी कि कमल फूल आगे खिले दतिया में। और जो विकास जो अब तक अवरुद्ध हुआ था, अभी आपके चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार उनके सुन रहा था कि 15 साल में इतना सारा विकास हुआ है, मतलब वहाँ मेडिकल कॉलेज से लेकर सारी चीजें, एयरपोर्ट वगैरह, बाकी बहुत सारी चीजें आ गई, और वो विकास जाकर जो एकदम से अवरुद्ध हुआ है, वो विकास अब आपको आगे आ जाता हुआ दिखेगा, कमल का फूल खिलेगा वांछित तौर पर। ठीक है, तो यशवंत जी, 2.5 साल में विकास पर ब्रेक लग गया था, अब वो विकास नजर आएगा 3 तारीख के बाद। लेकिन इस बार आपने यूथ को उतारा, युवाओं को उतारा, प्रदेश भर के बड़े नेताओं को उतारा, विधायकों को उतारा बूथ मैनेजमेंट के लिए, जो प्रकाश जी भी बता रहे थे, और मुकेश नायक को भी आपने सुना। 250 बूथ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष गए, उम्मीदवार से ज्यादा मेहनत की है। तो इस बार क्या आपके जो प्रदेश भर से आए नेता बूथ को मजबूत कर पाए? आदरणीय ब्रजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और ब्रजेश जी, अभी आपने विकास की बात की, तो ऐसा क्या विकास के पर ये सुखाव वहां पर लगा दिए हैं आदरणीय भाजपा की सरकार ने? वहां पर थोड़ा सा क्या उन्होंने कितनी मल्टीनेशनल कंपनी दतिया पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है?
कितने इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट वहां पर लैंड होने लगी हैं आदरणीय ब्रजेश जी। वहां पर कितने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान वहां पर लागू हो गए हैं। कितने वहां पर एम्स बन गए हैं कि जहां से बाहर से लोग वहां पर इलाज करने के लिए दतिया आने लगे हैं। क्या विकास किया आप? कितने वहां पर अच्छा, मतलब विकास का मतलब यही है यशवंत जी कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाए, एम्स आ जाए, कंपनियां आ जाए, मेडिकल कॉलेज खुले, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वहां और सुविधाएं हो गई, मूलभूत सुविधाएं जिनकी कमी थी, घर घर नल योजना से लेकर तमाम चीजें, वो विकास नहीं है। आदरणीय ब्रजेश जी, 25 साल से ये सरकार है, 25 साल से अगर आप रोड, वो भी रोड भी नहीं बनी है वहां पर सही ढंग से, व्यापार वहां पर खस्ता हाल है, लोकल जो युवा है उसको बेरोजगार, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर पलायन कर रहा है कि वो गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ जा रहा है। किस चीज का वहां पर विकास किया हुआ नहीं? वहां पर जनता इस चीज को जानती है। और आदरणीय ब्रजेश जी, वहां पर चाहे युवा हो, किसान हो, व्यापारी हो, ये सब लोग संगठित होकर वहां पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस को वहां पर आप वहां पर देखिए, बहुत सारे, अभी मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, वहां पर लोकल जर्नलिस्ट गली गली जाके वहां पर पूछ रहे थे और जनता मुखर होकर वहां पर जवाब दे रही है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। इस बार क्या कांग्रेस को ही वोट किया था भाई जनता ने? और जो आपने प्रकाश जी को भी सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं सरकार के साथ जाना चाहिए था, व्यापारी से लेकर। देखिए राजेश जी, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से मानता हूं कि जब उपचुनाव होते हैं तो यहाँ पर सरकार का भी एक पक्ष देखा जाता है, लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से वहां पर तानाशाही की है, वहां पर लोगों का विश्वास इस सरकार ने वहां पर खो दिया है। इसी के कारण वहां पर जनता लगातार इनके अगेंस्ट में है और लगातार जनता इनको सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। और ब्रजेश जी, यह उपचुनाव सिर्फ, लेकिन ये पूरे चुनाव में ये मुद्दे दिखे नहीं ना यशवंत जी, जो आप कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा और जो समस्याएं वो नहीं दिखी। सिर्फ दिखा संगठन की रणनीति, आरोप प्रत्यारोप, जैसे आपके नेता ने कहा साहब 50 करोड़ खर्च करेंगे, पहले अधिकारियों से कहा कि वो पक्षपात करेंगे, तो असल मुद्दे कहां थे? ये तो सब पीछे थे। ये सब मुद्दे भी हैं वहां पर राजेश जी, और वहां पर, और इसके साथ साथ में हम संगठन पे भी काम, हमारी आप दक्षता देखिए ना, जिस पार्टी को ये बोल रहे थे कि इनका कोई जनाधार नहीं वहां पर, अब हमारे संगठन पे ये खुद लोहा मान रहे हैं। भाई संगठन सृजन के माध्यम से हम इतना बेहतरीन वहां पर काम किए हैं और 2.5-3 महीने से लगातार वहां पर हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाके वहां पे काम कर रहे हैं। तो वहां पर हमारे संगठन को देखिए कि आपके जो एडिटर इन चीफ हैं, ये सब लोग भी कांग्रेस की रणनीति के कायल हैं। तो ये हमारी वहां पर रणनीति हमारी काम कर रही है। तो उन्होंने बोली नहीं, उन्होंने कहा आपकी रणनीति ऐसी है, अब उसका असर कितना होगा वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इंदौरिया जी, क्या चेहरे और साख की लड़ाई में दतिया उपचुनाव में असल मुद्दे पीछे रह गए? ब्रजेश जी, इस प्रकार के उपचुनावों में कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं होते, स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ही बात की जाती है। बेहद आश्चर्य का विषय है कि इस बार कोई ऐसा मुद्दा वहां खड़ा हुआ ही नहीं। मैं स्वयं भी दतिया गया था, दतिया होके आया था, रिपोर्टिंग करने गया था मैं। वहां ऐसा कोई मुद्दा लोकल का भी नहीं दिखा कि जिसको बहुत रेखांकित करके अपन बात कर सके। पर यह बात बिल्कुल सही है कि वह फाइट बहुत टफ है, नेक टू नेक फाइट है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। दतिया के चुनाव को, दतिया के चुनाव में फाइट बहुत तगड़ी है और नेक टू नेक फाइट है। वन साइडेड तो ये चुनाव नहीं है। पहले भी नहीं रहा वन साइडेड, तो वहां पर वन साइडेड पहले भी नहीं था, जबकि वो जो पुराने मंत्री जी थे नरोत्तम जी, उनका काम बहुत व्यवस्थित था। तब भी वो 2018-19 में मात्र 2,000 वोट, 2,500 वोट से कुछ अंतर था। जी आलोक जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप? जाऊंगा जी जी आलोक जी। ठीक है, तो नेक टू नेक लड़ाई है, पहले भी आसान नहीं रही है और स्थानीय मुद्दे नहीं रहे, विकास भी मुद्दा नहीं रहा। सचिन जी,
नहीं, मैं अपने साथी पैनलिस्ट को सुन रहा था कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि विकास का एक तो मतलब पहले समझना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, क्या एक युवा वह विकास डालेगा। का क्या, ये एक बात समझने वाली बात है। भी हमको 24 देखना घंटे के पड़ेगा। अंदर कितने घंटे हमको बिजली मिलेगी, ये विकास है क्या? क्योंकि हमने दिग्विजय सिंह से इनके कांग्रेस का पुराना शासन भी देखा है, और आज के लोग जो देखने वाले हैं और वो क्या देखने वाले हैं। और युवा का आपने इसमें युवाओं का उल्लेख हो रहा था कि युवा भी इसमें वोट देने वाले हैं। तो युवा का मतलब क्या होता है? पहले कांग्रेस वो भी समझे 56 साल का युवा युवा नहीं होता है, 28 साल का युवा होता है जो सैटेलाइट छोड़ रहा है आकाश में। जिनको ये 56 साल के व्यक्ति को जिनको युवा समझ रहे हैं, तो भारत के अंदर देश का युवा समझता है कि 56 साल का युवा नहीं होता, वो बुढ़ापा डेढ़ उम्र का व्यक्ति कहा जाता है। नहीं, उस युवा को तो बीजेपी भी समझ गई होगी काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद। तो इसलिए युवा जो है युवा उसकी आवाज है। उसको हम किसी का कोई आंदोलन अगर हुआ है तो उसको पार्टी ने हमने स्वीकार करके उसको समाधान भी दिया, कांग्रेस जनता पार्टी को भी हमने। तो इसलिए कि विकास का अपना माना कि अभी कह रहे हैं कि विकास वहां पीटीसी जो हो गया, लॉ कॉलेज हो गया वहां पर दतिया के अंदर, मेडिकल कॉलेज हो गया, वेटनरी कॉलेज हो गया, पूरे प्रदेश भर के बच्चे जाके दतिया में एक छोटे शहर में जाके पढ़ रहे हैं, जाकर के पूरे प्रदेश के बच्चे वहां पर जाके आना जाना कर रहे हैं। तो कितना रोजगार सृजन हुआ होगा वहां पर। तो इसलिए विकास, इसको कहना कि विकास सिर्फ जो है कि सड़कें ड्रेनेज, और वो ऐसा नहीं कि मूलभूत सारी आवश्यकताओं को ही पूरा किया गया वहां। तो मैंने जब नरोत्तम मिश्रा जी भी जब वहां विधायक रहे हैं, तो जितना विकास वहां पर क्या है, आम जनता से जाकर के पूछिए दतिया में जाकर के कि उनको दद्दा कहा जाता है वहां पर, कि दद्दा ने विकास कितना कितने बड़े लेकिन इतना विकास हुआ तो पिछली बार मात नहीं खाते ना। लेकिन इंदौरिया जी कुछ कह रहे थे आप, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। इस चुनाव में एक चीज का बड़ा बड़ा सामने दिख रहा है मेरे को, और वो ये कि अवधेश नायक जी की जगह घनश्याम सिंह जी को टिकट मिला और नरोत्तम मिश्रा जी की जगह आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिला। ये एक बड़ी साम्य है इस चुनाव में जो देखने में आ रहा है कि जिनके टिकट अपेक्षित थे उनको टिकट ना मिलकर दूसरे लोगों को टिकट मिला। अब ये पार्टी का अपना व्यक्तिगत सोच है कि भाई इसको किस लेवल पे या किस तरीके से काम करना है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि ओबीसी और एससी जो है, ये वोटर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से दामोदर यादव प्रयास कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कांग्रेस का करेंगे, आप ये तय मान के चलिए ब्रजेश। क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं एससी वोटर पे, एससी वोटर पे फोकस कर रहे हैं। वो तो ये सोच रहे हैं कि यादव वोट भी मुझको मिलेगा, लेकिन मैं नहीं मानता यादव वोट माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही जाएगा। ये आप क्या मान के चलिए, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसलिए शायद कांग्रेस कह रही है कि दामोदर यादव बीजेपी की बी टीम है, खेल बिगाड़ देंगे यशवंत जी। दामोदर यादव इस बार आपका वोट काट रहे हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, कांग्रेस का वोट वहां संगठित है। कांग्रेस किसकी लड़ाई लड़ती है? ओबीसी की लड़ाई लड़ती है। जाति जनगणना की बात कौन करती है? कांग्रेस करती है। एसटी एससी की लड़ाई कौन लड़ती है? कांग्रेस लड़ती है। तो ये वर्ग जानता है कि उनकी लड़ाई कौन पार्टी लड़ती है, और मजबूती के साथ में लड़ती है, रोड में आके लड़ती है, सड़क पे लड़ती है। तो ये वर्ग जानता है कि उनकी आवाज को कौन बुलंद करता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। हमारे चाहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में करते हैं, और चाहे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी हो। ये वर्ग बहुत होशियार है और ये जानते हैं कि इनके पीछे, और ये लेकिन 27% आरक्षण की बात कमलनाथ जी ने की थी, उसके बाद चुनाव हो गए, वही ओबीसी आपके साथ नहीं आया। यशवंत जी, यदि ओबीसी आपके साथ होता तो कमलनाथ जी जिस तरह से घोषणा करके गए थे, जब से आप ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हो, तो ओबीसी आपके साथ होता, आप सरकार में होते, बाहर क्यों होते? आदरणीय ब्रजेश जी, ओबीसी वर्ग, एसटी एससी वर्ग, हर वर्ग हमारे साथ है। इसलिए तो हमने दतिया जैसी सीट में नरोत्तम मिश्रा जी को 7,500 से धूल चटा दी, और इस बार 20,000 से तैयारी है। लो, इस बार 20,000 से जीत रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए सचिन जी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और जो चौधरी जी कह रहे थे कि ओबीसी एसटी एससी, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो सबको समान रूप से देखती है। जितनी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनको समान साथ में देखती है। और ये कह रहे थे कि काफी सारी की 7,000 से, और सारा लोकतंत्र है ये, 7,000 की विजय कोई बहुत बड़ी विजय नहीं होती है। और उसके ऊपर हमने काफी सारा काम किया, और निश्चित रूप से कमल खिलेगा दतिया में, और विकास आगे बढ़ने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का। तो चुनावी शोर तो थम गया, लेकिन अब जो बूथ मैनेजमेंट दोनों राजनीतिक दलों ने किया है, उसका असर अभी दिखना बाकी है। 3 तारीख को पता चलेगा
किसकी रणनीति कामयाब रही, किसकी नहीं रही, और किसके समर्थन में मतदाता था। ओबीसी किसके पाले में था, एससी किसके पाले में था। अभी तो दोनों के दावे अपनी अपनी जगह हैं, उसके लिए इंतजार करिए किसके दावों में दम है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।